स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए, जैसे कि पिछली बार मैं यूपी टेट के क्वेश्चंस आपको लेकर आई थी, पिछले जो ऐसे प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आई थी जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, यानी कि यूपी टेट में आ चुके थे। तो वो मैं एक पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि ये मैं जो एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करवा रही हूँ आपकी, ये मेनली आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स से ही करा रही हूँ। और यूपी टेट के भी मैंने उसी से कराए थे, और सी टेट के भी मैं पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं वो सी टेट के भी हम इसी से करेंगे। इसलिए क्योंकि अधिकतर हमें पता है कि जितने भी प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर से ही लिए जाते हैं, कोई नए क्वेश्चंस इसमें नहीं बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको 6 या 7 दिन में कम से कम 600 क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि केवल और केवल आपके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी प्रश्न पत्र हैं, वो सारे के सारे जो कि 2011 से 2016 तक के मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं 2016 से चल रही हूँ और 2011 पे आपको ख़त्म करूँगी। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम ये जो पेपर लेकर आए हैं, ये पेपर आपका है 18 सितंबर 2016 का, और इसमें हम पढ़ेंगे यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हम आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जितनी हम क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, जितने प्रश्न हम पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इतना डिटेल में पढ़ें, डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम प्रश्न ज़्यादा तैयार करेंगे क्योंकि टाइम कम है, ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो सके और हम अच्छे मार्क्स बना सकें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। यानी अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो आप क्या करेंगे, अच्छे जो हमारे पास ऑप्शन है उसके हिसाब से हम सहयोगी प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ हमें अपने मन से नहीं लगाना है, यहाँ हमारे सामने जो ऑप्शन है उसको ही हमें याद करना है, पढ़ना है। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम मिलेगा। अगला प्रश्न है, आई होप आपको प्रश्न समझ में आया कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। तो इसका आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट की। आगे है प्रश्न नंबर 2। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों से बातचीत करे और उसके दृष्टिकोण को महत्व दे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे को जब ऐसा फील होने लगता है कि ये टीचर है पर ये हमारे बारे में सोचता है या हम उसके बारे में पूछते हैं, तो हमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो हम इसमें देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा देखते हैं। तो जहाँ सकारात्मकता हमें ज़्यादा दिखाई देती, वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी बच्चों से बातचीत करेंगे और उसके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या होगी शिक्षक की भूमिका, आप बताइए। सत्तावादी, अधिनायकता, अनुमति परक या सुविधादाता। तो बिल्कुल बहुत ही एकदम सिंपल सा है, सुविधादाता के रूप में। यानी यहाँ कोई सत्ताबाजी नहीं हो रही है, यहाँ हम बच्चे को सुविधा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी सुविधादाता के रूप में। अगला प्रश्न है 5वां, हम पढ़ेंगे। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विद्यार्थी कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगमन। यानी एक बार फिर से हम इस प्रश्न को दोहराएंगे ताकि हमें प्रश्न फिर से समझ में आए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक
विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगमन के लिए क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। यानी कि एक जिसमें जितनी जितनी ज़्यादा विविधताएं होंगी, अगर एक क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वो उतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है और बच्चे को उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक लिया बच्चे का, आपने सपोज छोटा छोटा बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, आपने उसे मैथ्स पढ़ाई है और मैथ्स में यानी गणित में आपने उसको प्लस माइनस प्लस सिखाया है। तो आपने उसे किताब में सिखाया, फिर आपने कोई वस्तु देकर बताया कि इतनी वस्तु थी, उसमें इतनी जोड़ी जाए तो कितना हो जाए। और फिर आप जब गेम खिलाने जाए तो उस तरीके से, तो जितना आप वैरायटी रखेंगे क्लास में उतना बच्चा आपका सीखेगा। तो हमारा आंसर होगा यानी कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है अगर जितनी भिन्नता होगी क्लास में। अगला प्रश्न है विशेष यानी कि प्रश्न नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, जो कि विशेष बच्चे जो होते हैं, क्या होगा इसका आंसर? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमन अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, आप बताइए कैसा है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, अगर एक ही तरह के बच्चे होंगे तो कुछ भी नया नहीं मिलता है, लेकिन अगर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, अलग अलग एरिया से होंगे, जितनी ज़्यादा क्लास में आपकी भिन्नताएं होंगी उतना ही ज़्यादा बच्चा एक दूसरे से सीखेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा बी, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है सुनने में असमर्थ बच्चा। अब देखिए क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑब्वियसली सुनने में असमर्थ है बच्चा, तो उसकी ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसे किसी चीज़ की मतलब उसकी बौद्धिक विकास नहीं होगा या वो बुद्धिमान ना होगा, सुनी तो नहीं पा रहा। तो इसीलिए अगर उस ऐसे बच्चों को हम क्या करें जाए, सुविधाएं उपलब्ध करा दें तो वह बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है, यानी उसकी हेल्प करें बच्चे की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो अब हम देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। आंसर हमारा होगा बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको हमें हर दिन एक नया काम कुछ देना पड़ेगा, एक नई एक्टिविटी देनी पड़ेगी। अगर उनके लिए कुछ सीखने लायक नहीं होगा तो वो बोर होंगे, वो क्लास में नहीं आएंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा है तो हमें ये बच्चे को, इसीलिए व्यक्तिगत नॉलेज हर एक बच्चे की होनी चाहिए कि एक बच्चे के अंदर किस प्रकार के गुण हैं और वो किस तरह से सीखता है। इसलिए टीचर को इंडिविजुअली अपने हर एक बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगमन को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? देखते हैं आंसर इसका आंसर होगा विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। कभी कभी हमें किताबें, इवन बच्चों की बात छोड़िए, अगर आप खुद भी अपने आप को देखेंगे, अगर कोई बात मैं आपको एग्जाम्पल से या आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ बता दूंगी तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि ऐसा होता है, इसने ऐसा किया था, ऐसे से ऐसा होता है, तो हम बड़ी जल्दी आसानी से, लेकिन वही बात अगर किताबों में लिखी हो तो शायद हमें ना समझ में आए। तो वैसे ही अगर हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसे हम उसके लाइफ से जोड़ करके पढ़ाएं, यानी उसे कहते ना, उसको
उसको उसकी लाइफ की एक रियलिटी के साथ पढ़ा दे तो वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। अगला प्रश्न है 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन सा सही है हम देखते हैं। पहला है हमारा, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, प्रश्न आपका होगा बी, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये सही होगा, जो कि हमने भी लगाए थे। इसमें आपका ये आपका पहला होगा बी, यानी कि 2, 3, 4। 2, 3, 4 बच्चे समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल सही। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल सही। तो ये हमारा बी इसका आंसर होगा 11 का। अब हम आते हैं 12 पे। विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली होगी या प्रभावी होगी? तो आंसर होगा, विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। जितना आप एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को, वो उतनी आसानी से समझेगा और उनको तर्क के लिए, यानी वो जो भी एग्जाम्पल देते हैं उसमें उनके लॉजिक लगाने को बोलना, या जो भी आंसर वो खोजते हैं उसमें उनको लॉजिक के लिए पूछना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब हम क्यों, कहाँ, कैसे पूछते हैं तो बच्चे के अंदर अपने आप ही लॉजिक शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण से सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यानी कि बच्चे के जो संवेग होंगे, यानी उनकी खुशी का, उनकी पसंद का, नापसंद का, उनकी इच्छा का अगर ध्यान दिया जाएगा तो ऐसे वातावरण में बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। यानी कि जब बच्चा खुश होगा तो इंटरेस्ट लेगा और उतने ही आसानी से सीखेगा। अगर बच्चा खुश नहीं है, पढ़ना नहीं चाहता, तो बच्चा आसानी से नहीं सीखेगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ये कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। यानी कि बच्चे ने पहले पक्षी, यानी बच्चे ने पक्षी देखा है और वो उसे समझने लगा है। अगला प्रश्न है 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसका आंसर होगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यानी कि मोटिवेट करना, सांत्वना देना, बच्चे को क्या करना, थोड़ा सा प्यार से बताना ताकि बच्चा कोशिश करे। यानी ये विचार जब हम देंगे, नहीं आप कर सकते हो, तो बच्चा बहुत जल्दी कोशिश करता है। अगला प्रश्न है 16, कोई शिक्षिका अपने बच्चे को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। यानी कि हर एक बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअलिटी, यानी इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। यानी हर एक बच्चा अपने आप में कैसा होता है, स्पेशल होता है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे गुण होते हैं। तो उसके हिसाब से उसे हमें काम देना चाहिए और उसके साथ साथ हमें उसके जो भी वो काम करता है उसके साथ उसे थोड़ी सी मदद देना चाहिए, हेल्प देनी चाहिए, ताकि वो उस काम को कर सके। अगला प्रश्न है 17, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। यानी कि उनके अंदर, खुद के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है, और खुशी खुशी अगर वो सीखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न 18,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगमन। यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगमन प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यह एक अनुकरणीय शिक्षा है, यानी कि देख करके करना, अनुकरण करना। अगला प्रश्न है 18 यानी 19 प्रश्न होगा हमारा। 19 प्रश्न, विकास का शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो हमारा आंसर है सिर से पैर की ओर। ये भी कई बार ये प्रश्न आ चुका है, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि विकास किस दिशा से बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। जब हम देखते हैं बच्चा बहुत छोटा होता है, तो अगर गर्भावस्था की बात करते हैं तो उसका जो सबसे पहले विकास होता है वो दिमाग का ही होता है। ये नहीं कि पहले हाथ पैर बन जाएंगे, पहले दिमाग विकसित होगा, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाकी के शरीर बनता है, उसके हाथ, उसकी गर्दन, उसके हाथ, उसके मतलब पैर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने शुरू होते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा भी होगा तो पहले उसका दिमाग विकसित होता है। कहते हैं ना कि 3 साल तक बच्चे का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ऐसे दिमाग पहले विकसित होता है, फिर उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, तो सिर से पैर की तरफ। अगला प्रश्न है 20, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो है प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो इसका होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए, एक तो उसके माता पिता को भी खेलने का क्या है, वो भी एक खिलाड़ी हैं, खेल कूद में रहे हैं, तो उनके अंदर वो प्रतिभा तो है ही। साथ में वो उसे क्या कर रहे हैं, उसे एक माहौल भी उपलब्ध करा रहे हैं, एक माहौल भी दे रहे हैं जिससे बच्चा अपना प्रशिक्षण भी ले रहा है। तो क्या होगा, वो आगे ही बढ़ेगा। यानी आनुवंशिकता है यहाँ पे और पर्यावरण। अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? तो है विद्यालय और पास पड़ोस। यानी कि सेकेंडरी की बात करी है, जो सामाजिक होते, पहला तो हमारी फैमिली होती है और सेकेंडरी हमारा क्या होता है, विद्यालय और पास पड़ोस होता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अगला प्रश्न होगा 23 प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो सामाजिक अन्योन क्रिया। अगला प्रश्न, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु से किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यानी कि यहाँ पे कौन सी बात आ गई कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, नहीं तो हमें दंड मिलेगा। उसकी भाव से, यानी दंड से हमेशा बच्चा बचना चाहता है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसीलिए वो उस दंड से बचने के लिए क्या करेगा, आज्ञा पालन करेगा। और ये भी ईमानदारी का गुण भी आएगा कि मतलब अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा सामाजिक संकोचन अनुकूलन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से जो शिक्षार्थी अगर करता है पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अगर वो करता है, तो ये उनके अधिगमन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में।
ये कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से कि पुरानी यानी कोई चीज़ अगर हमारे सामने ऑलरेडी है और उसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं या सीखते हैं या फिर उस सीखने के बाद उसी सीख में हम परिवर्तन करते हैं तो वो हमारी समावेशन और समायोजन कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगमन को सुगम बनाता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। यानी व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगमन को सुगमता बनाता है। किसको? आवृत्ति को बढ़ावा देता है। यानी बार बार क्या कराए? रिवीजन कराए, एक्टिविटीज़ कराए उस किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो उसके अधिगमन के लिए बहुत ही अच्छा एक माहौल होगा, यानी अधिगमन जल्दी सीखेगा बच्चा। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। देखिए, हावर्ड गार्डनर का जैसे ही नाम आ जाए तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये भी एक प्रश्न आता है। अब आप ये कैसे याद रखेंगे बहुबुद्धि से? देखिए, गार्डन से याद रखिए कि गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं और बहुत सारे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बहु। तो यानी बहुबुद्धि की किसने बात करी थी? गार्डन। यानी गार्डन में बहुत सारे फूल हैं तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। अगला प्रश्न है और इनका जो इसका जो आंसर था, प्रश्न का उत्तर था, वो हमें पता चल गया। सी है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए, यानी अलग अलग उसके उदाहरण दे और बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरफ ग्रहण करे। अगला प्रश्न है 29। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही आसान है। पहली बात तो वो क्या कर रही है? अपनी व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, यानी स्वयं से बात कर रही है। तो इसके हिसाब से क्या आंसर होगा? इससे होगा जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। बट यहाँ पे हमें एग्जाम जो उत्तर दिया है उसके लिए हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लिंग है, जैविक सत्ता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ बायस है, यानी कि जैविक सत्ता है और ये जैविक है नहीं, बायोलॉजिकल बायस है। मतलब कि आप केवल शारीरिक रूप से बाहर से आप लड़के हैं लड़की हैं ये है, तो ये सिंपल, इसमें ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। लिंग क्या है? जैविक सत्ता है। तो ये हमारा प्रश्न पत्र 1 कंप्लीट हो गया। अगला हम आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पे, जो कि ये भी आपका 18 सितंबर 2016 का है और ये आपका यानी सेकंड पेपर के लिए है। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे? भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बिल्कुल सही। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। बिल्कुल सही। विभिन्न अधिगमन शैलियों को समायोजित करके। बिल्कुल सही। मानक निर्देशों देकर और निष्पादन हेतु सामान्य मानदंड निर्धारित नहीं, मानदंड निर्धारण करना, इस तरह की कोई क्रिया बच्चों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे लिए A, B, C सही होगा, यानी A सही है हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? हमें बहुत ही आसानी से पता चल गया कि छुओ और महसूस करो हम कब करते हैं, यानी जब हम अपने दिमाग से सोचना हो, जब हमारी आंखें काम ना कर रही हो, यानी कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है 3।
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, कौन से होते हैं, जो उसके चिंतन को प्रेरित करे और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दे। बिल्कुल सही। यानी जो बच्चा सोच रहा है उसके बारे में हमें ये नहीं कहना कि तुमने ऐसा कैसे सोचा, बच्चे को डांटना नहीं है। अगर बच्चा कुछ भी सोच रहा है तो हमें उसकी समझ को समझना है कि उसने क्यों ऐसा सोचा है। अगर उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है तो हम बहुत ही अलग प्यार से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बच्चे को समझाते हैं, उसकी सोच में परिवर्तन करते हैं, उसी बात को जोड़ते हुए। अदरवाइज़ अगर बच्चा सोचता है तो हम उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेते हुए उसे प्रेरित करेंगे और उसे अवसर देंगे कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। अगला प्रश्न है चौथा, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है उसके लिए सार्थक हो। देखिए, बच्चा कभी भी घर से सीखकर नहीं आता, पेट से सीखकर नहीं आता है। अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो स्कूल से ही सीखता है, और अगर वो स्कूल से नहीं सीख रहा है तो इसका मतलब बच्चे में कमी नहीं होगी। बच्चे के किसमें, बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो शिक्षण पद्धति है, वही गलत होगी। तो इसीलिए तीसरा, विद्यार्थी अगर असफल होता है तो उसके शिक्षण के तरीके में उपयुक्त सार्थक तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं। और अगला होगा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। बिल्कुल सही। तो सी और डी हमारा होगा, तो यानी कि बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका उत्तर होगा, संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगमन को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, तो उसी के हिसाब से बच्चा अपने आप से जो अवतरण जो पढ़ रहा है उसमें अलग अलग तरीके से सोचेगा और उनके अलग अलग अर्थ लगाएगा, अपने बौद्धिक विकास के अनुसार या अपने वातावरण या जो भी चीज़ें उसे प्रभावित करती है उसके हिसाब से। अगला छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगमन कर अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है? सक्रिय और सरल है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगमन अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो क्या करे, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। अगला प्रश्न है 8, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगना चाहिए जिससे पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना शामिल हो। ये सारी वो चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हैं जिससे बच्चा सीखता है। अगर बच्चा पूछेगा तो यानी वो सीख रहा है, तर्क करेगा तब भी वो सीख रहा है, निर्णय लेना यानी उसने कुछ सीखा है तभी वो डिसीजन ले सकता है। अगला है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही। अगर आप बच्चे को जानते हैं तो आप उसके हिसाब से अगर आप अपने सारी क्लास के सभी बच्चों को जानते हैं तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से उनको होमवर्क देना है। एक इंडिविजुअली होमवर्क जाना चाहिए, ये नहीं कि एक ही तरह से, क्योंकि हर एक बच्चा, कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, कोई पढ़ने में थोड़ा सा कम होता है, तो कम होशियार होता है, तो इस तरह के हमें बच्चे की रुचि को देखते हुए उनके हिसाब से हमें अपने क्लास को अरेंज करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 10, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगमन को प्रभावित करते हैं? तो अधिगमन के लिए हमारे सभी तत्व प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, विद्यार्थी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अधिगमन में उसके अधिगमन यानी उसके सीखने को प्रभावित करती हैं।
अगला है 11वां प्रश्न, सार्थक अधिगमन क्या कहलाता है? निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचनाओं को सक्रिय निर्माण करना, ये आपका सार्थक अधिगमन कहलाता है। यानी कि आपने जो कुछ भी सीखा और उससे आप उसे कोई नई चीज़ अच्छी कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे लॉजिक लगा सकते हैं, उससे आगे आप बढ़ें। यानी पॉजिटिव तरीके से अगर आप उसको सकारात्मक तरीके से आप ले जा रहे हैं अपने ज्ञान को, तो वो आपका सार्थक अधिगमन कहलाएगा। अगला प्रश्न है 12। अगला 12, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थी के उच्चतम स्तर के प्रश्नों के उत्तर की उपेक्षा करना, यानी बच्चों से ये सोचना कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्नों के उत्तर हमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। कभी भी किसी भी बच्चे का, या हम ये बोलें कि किसी का भी हम ठीक ठीक मापन कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा है या बहुत ही होशियार है हर एक चीज़ में, तो वो बिल्कुल गलत है। हम किसी भी चीज़ को माप नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यही क्या होगा, यही जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा। अगला है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बिल्कुल सही। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। उनके हिसाब से, यानी जीन पियाजे के हिसाब से 0 से, यानी जन्म से 2 वर्ष की, फिर उसके बाद 2 से आगे जाएगी, यानी 2 से आपकी 6, फिर 7 से आपकी 11, 11 से फिर आपकी 12 से फिर आगे। इस तरह से हर एक एज में हर एक चीज, हर एक स्टेज ज़रूरी होती है, किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ये कैसे चलती है, एक सीक्वेंस से चलती है कि पहले ऐसा नहीं बोला जाता कि बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं तो वो उसी तरह के कार्य कर पाएंगे, फिर वो थोड़ा पैर के बल चलना शुरू करते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा संभलना सीखते हैं अच्छे से, तो दौड़ना शुरू करते हैं। यानी हर एक स्टेप को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है 17, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 18, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हमारा होगा संगीतात्मक। तो संगीतात्मक का क्या होगा आपका, वायलिन वादक होता है। भाषिक अगर होगा तो ये आपका कवि। अंतः व्यक्तिगत ये होगा आपका, तो ये आपका होगा मूर्तिकार। और स्थानिक होगा तो स्थानिक आपका होगा खिलाड़ी। ये आपका आंसर है, यानी कि नंबर ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पांचवा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के प्रभाव को बदल देता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या कर देता है, बदल देता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। बिल्कुल सही। उसी को उन्होंने नैतिक सिद्धांत यानी कि संज्ञानात्मक को उन्होंने नैतिक संज्ञानात्मक लेकर के उसे एक्सप्लेन किया है। यही उनकी क्या है, ये उनकी आलोचनात्मकता है, मतलब उनकी सिद्धांत की आलोचना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमन के आकलन को उजागर करता है? तो शिक्षक विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही, कि विद्यार्थी किस तरह से सोचता है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, या अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बच्चा कहीं से विरोधी भाव तो उसके अंदर नहीं हो, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के अंदर देखता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। यानी बाल केंद्रित का मतलब ही कौन होता है? बच्चा होता है, शिक्षार्थी होता है, ना कि शिक्षक। यानी बालक होता है, बालक की हम हर बात को देखते हैं, यानी उसे पहले रखेंगे, बाद में ये टीचर होता है। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ये होगा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा के विचार जन्म लेते हैं, यानी भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं। यानी दोनों यही सोचते हैं कि जब भाषा बच्चा बोल पाएगा, भाषा यानी जब उसे बोलना आएगा, सोच पाएगा, तभी उसके विचार जन्म लेंगे। ये दोनों की बात कॉमन थी। अगला प्रश्न है 24, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है? ये बताता है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा रखना। ये रूढ़िबद्धता होती है कि नहीं, केवल लड़के ऐसा कर सकते हैं या लड़कियां ऐसा कर सकते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 25, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। शिक्षक क्या कर सके? उन्हें ठीक कर सके। अगला है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो यानी कि हमारा ए और सी एकदम सही है, तो आंसर हमारा ए सही होगा। अगला है 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बिल्कुल, जितने अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, उस तरह से यानी समावेशी कक्षा भी हर तरह का बालक होगा एक कक्षा में, और उसमें ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने का भी प्रावधान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। बिल्कुल सही, कक्षा अगर अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते तो ये नहीं करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना है, या किसी एक समुदाय के बच्चे को आपको देखना है, दूसरे समुदाय को नहीं। हर एक समुदाय के बच्चे को हर एक बच्चे को आपको बराबर ट्रीट करना है, यानी कि समान व्यवहार करना है उसके साथ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा है समीप दूराभिमुख दिशा, ये इसका आपका आंसर होगा। चौथा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, बिल्कुल सही। सिर पदाभिमुख दिशा, यानी ये आपका होगा सिर से पैर का क्रम। अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये आपका को विभिन्न बच्चे के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, बिल्कुल सही। अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये दोबारा इसमें दे दिया, तो इसमें आपका तीसरा होगा, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो ये आपका यानी कि ए आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 29, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये होगा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप खुश होंगे
तो आपके चेहरे पे आपकी स्माइल आएगी, यानी कि आपके जो संवेग होंगे वो आपके संज्ञान को बढ़ाएंगे। अगर खुश होते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, यानी इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हैं, हम समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा। अगला आखिरी प्रश्न है इस दूसरे सेट का। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगमन और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा सेट, यानी कि हमारे 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अब हम आए हैं अपने 61 क्वेश्चन पर। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2016, ये आपकी 21 फरवरी का प्रश्न पत्र है 2016 का। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समझ बनाने के लिए शिक्षिका को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला प्रश्न, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना वो सीखेंगे और उतनी उनकी रुचि होगी, यानी अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में ही देखा जाता है। बिल्कुल, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ने आते हैं तो हम उसे एक परेशानी नहीं, एक समस्या नहीं, उसे एक संसाधन देखते हैं कि बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग शब्द सीखने का मौका मिलता है, अलग अलग रीति रिवाज सीखने का मौका मिलता है। आपका प्रश्न नंबर 5वां, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियों और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बिल्कुल, कभी अगर बच्चा गलती करता है तो उसे ये नहीं समझना कि बच्चा सीखा नहीं, ये समझना है कि वो क्यों नहीं सीखा है और उसके एक मानसिक स्तर का भी पता चलता है, उसकी रुचि अरुचि का भी पता चलता है, कई बातें हमें पता चलती हैं। तो उसे हमेशा ये देखा जाता है अगर बच्चा गलती करता है कि उसे पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, के डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसाधन के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, प्याजे ने कहा था कि नन्हे वैज्ञानिक हैं, ज्ञान के निर्माता हैं। अगला प्रश्न होगा 7वां, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बिल्कुल सही। अगला है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने से शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। बिल्कुल अच्छा तरीका है ये। अगला प्रश्न है 9वां, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो इसका आंसर है समस्या। यह एक तरह की समस्या है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने बौद्धिक स्तर से समझ रहे हैं तो आप एज इट इज़ नहीं करेंगे, आप उसमें ज़रूर अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है 10वां, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का चक्र बेहतर होता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ये ही बार बार इनका रिपीटेशन होता है और देखने को मिलते हैं। 11 प्रश्न पढ़ते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। बिल्कुल, अपने माता पिता से जो गुण लेके आए या उनके आसपास के वातावरण के कारण हर एक व्यक्ति में भिन्नता होती है, चाहे वो बालक हो चाहे वो कोई युवा व्यक्ति हो। अगला प्रश्न है, बच्चे में सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। बिल्कुल, मुख्य भूमिका होती है क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। अगला प्रश्न है हमारा 15,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 16, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह से यानी धूप में रखेंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, यानी उसकी समझ विकसित हो चुकी है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, बिल्कुल सही। प्रकार अलग हो सकता है पर मात्रा वही होगी, मात्रा उनकी अलग नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बिल्कुल सही। मोटिवेट हों जिससे बच्चे बार बार, तो अच्छी अच्छी बातें करना उनके सामने, अच्छी अच्छी बातों के उदाहरण भी देना। 19वां, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बिल्कुल सही। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। कोहल वर्ग ने नैतिकता की बात करी है, तो हमें याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी कि यहाँ पर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला 22वां प्रश्न है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है, कलेक्शन होती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। अगला प्रश्न है 23, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, बिल्कुल सही। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। इसका मतलब है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, इस तरह की बातें। अगला प्रश्न है, कभी भी टीचर को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेश का एक अच्छा वर्णन करता है? ये इसका होगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज है, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या थोड़ा कम देख सकता है या पैर से सही चल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नहीं वो सबके साथ, वो अपने आप को अलग से उसे फील नहीं कराना, बच्चे को इन्फीरियर फील नहीं कराना, नीचा फील नहीं कराना। अगर सबके साथ पढ़ेगा तो वो अपने आप को सोचेगा कि मैं भी इन सब के बराबर हूँ और जल्दी सीखेगा, इसलिए समावेशी कक्षाएं कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका 27, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगमन निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रूड होगा तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, यानी कि बच्चे में निर्योग्यता की पहचान है, यानी वो अपने आप से ही अपने आप को छुपाना चाहता है, अपनी कमियों को। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी बहुत कम देखने वाले बच्चों के लिए हमें एक नियमित विद्यालय, अगर थोड़ा दृष्टिबाधित है तो हम सबके साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर उसे हर एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम उसे नियमित विद्यालय में भेजेंगे। अगला प्रश्न है, सीखना क्या होता है? सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। तो ये हमारे प्रश्न, यानी कि आज हमने 3 सेट लगाए जिसमें 90 प्रश्न करे हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इन्हें बार बार सुनिए, इनको रिवाइज करिए और मैं ये चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें से आप इतने क्वेश्चन करके आएंगे कि आपका रिज़ल्ट 90+ ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।